हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आप यहाँ पे ज्योग्राफी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इस चैप्टर को जो लेक्चर अटेंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इज कंटेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाउ मेनी पीपल लिव देयर। तो किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। किसी जगह कितने लोग रहते हैं, तो पर्टिकुलर किसी जगह विशेष पर या प्लेस पर जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो गणना होती है उनको हम कहते हैं आबादी, इज पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजनल यूनिट सच एज अ विलेज, सिटी ऑफ और कंट्री इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या जो है अमुक अमुक है, ऐसा करके, ठीक है। द पॉपुलेशन बिकम द इम्पोर्टेंस एज अ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड स्किल आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड देयर कैपेबिलिटीज are used in the some productive work। किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की जो संख्या को हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्य कुशलता से कोई न कोई उत्पादन या उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। Many questions can be asked regarding the people of a place. For instance, what is the total population of a country? किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, at what rate is increasing or the decreasing annually, what is the average life expectancy of people there, that is how long a life are people accepted to have there on an average, what is the female and male ratio in that population, what is the ratio of children, youth and old people in it, what is the ratio of producers, working people in it, what is the ratio of the people living in city and those living in village there, how many people among them are literate and how many of them have they received the higher educations, how many of them are poor and how many are rich। So लोग वहाँ औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुषों की अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात कितना है, उनमें उत्पादकों अर्थात काम करने वाले लोगों की अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले, गांव में रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें कितने साक्षर है, उच्च शिक्षा प्राप्त कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं, इत्यादि। तो ऐसे कई प्रकार के जो क्वेश्चन जो होते हैं, सवाल जो है वो सर्वे के समय पूछा जाता है। When and how do we get all this information? Nowadays, nearly every country in the world conduct a periodic census, that is counting the number of people living there. In our country, a census is conducted after every 10 years, in which detailed information about the entire population of the country is gathered. The last census was conducted in 2011, so you can guess when the next census will take place। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल की जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछले लगभग 2011 में हुई थी, पिछले जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी, ठीक है। मतलब एवरी 10 ईयर, 10 साल में जो होती है एक बार जो होती है आपकी जनगणना जो होती है, सेंसस जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो कब होगा?
ठीक है। तो 2021-22 में आपके 10वें साल में जो है आपका फिजन करना होना है। ओके, सो लेट्स पैराग्राफ सम इम्पॉर्टेंट डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसस। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। In the Indian census, various types of the information is gathered, such as the total number of people living in the country, the number of women and men separately, the number of educated people, the number of people in the different age groups, how many people are engaged in what type of occupation, how many people migrate from the place to another, the different regions, and so on. The basis of this information, we analyze the distribution of the population in the rural and urban areas, the population density, the number of the people engaged in different occupation, and the rate of decrease or increase in the population. We shall discuss some of these points in more detail. तो भारतीय जनगणना में लोगों की जो कुल जनसंख्या, महिलाओं पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण या नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने बढ़ने की दर की विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ द कंट्री इज द पॉपुलेशन, वी नीड टू फाइंड आउट द क्वालिटीज एंड attributes of each people. People differ from one another on the basis of their education, occupation, economic conditions, age, sex, etc. In view of this fact, we need to understand these attributes of people. We shall now try to understand some of these important data. तो देश की आबादी की जो क्षमता है और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ, कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। We are able to find out the total number of the people living in a country, state, district, city और village। तो जनसंख्या की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। सॉरी, जनसंख्या नहीं, जनगणना के आधार पर। ठीक है, सेंसस बेस पे पर्टिकुलर जो होता है किसी देश में, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग निवासरत हैं। Owing to the method of door-to-door collection of the information, such as data of the census is acknowledged as the most credible. The last census in India took place in 2011, according to which the total number of people in the country at the time was, that is over 121 crore and 2 lakh. There were 102 crore and 87 lakh people in India in 2001. Thus, the population of our country increased by 17.64% in the previous 10 years. We call this the decadal growth rate of the population. तो घर घर जाकर पता करने के कारण जनसंख्या का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछले जनगणना 2011 में हुई थी, जिनके अनुसार भारत में कुल जो है 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। फिर उसके पहले जो है 2001 में जब भारत में जनगणना हुई तो उस समय हमारी आबादी जो थी वो 102 करोड़, मतलब 102 करोड़ 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की जो आबादी पिछले 10 वर्षों में जो है 17.64 मतलब 17.64% बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कह सकते हैं या कहते हैं decadal growth rate of the population. Okay, now next, sex ratio।
तो सेक्स रेशियो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात, लिंग अनुपात यानी कि मेल फीमेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्स रेशियो टेल्स us how many women there are per thousand men in given region. For instance, the sex ratio in Sweden in 1006, in Japan 1067, and the Nepal 1073, while it is the 940 in India. Normally, in the healthy society, the number of the women and the number of men should be equal. If this ratio is the less in the society, it means the relatively less attention is given to the nutrition, education, health, and the other needs of girls and women in that society, due to the which their lifespan is shorter. तो लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंगानुपात जो है आपका 1006 1006, जापान में 1057 है, नेपाल में जो है 1073 है 1073, जबकि भारत में जो है वो 940 940, मतलब प्रति हजार पुरुष की अपेक्षा जो महिलाओं की संख्या जो है वो 940 है। मतलब अभी भी हमारे भारत में जो है 60 महिलाओं की कमी है। समान रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं और महिलाओं की पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। According to 2011, according to the 2011 census, the sex ratio in our country is 940, which means that there are only 940 women per 1000 men here. Moreover, this sex ratio varies widely. The sex ratio in some states is more than the national average, such as in the Kerala 1084, Tamil Nadu 995, Andhra Pradesh 991, and Chhattisgarh 991. On the other hand, in Haryana 877, Gujarat 912, and Rajasthan 926, the sex ratio is less than the national average. We are able to see from the data that in which particular states the situation of women is weaker, and we can formulate a plan to improve this. तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो लिंगानुपात जो था 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है 940 है। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल में जो है 1084, तमिलनाडु में जो है 995, आंध्र प्रदेश में जो है 991, छत्तीसगढ़ में 991, वही हरियाणा में जो है सबसे कम 877, गुजरात में 912, राजस्थान में 926 में राष्ट्रीय औसत भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं या पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति जो कमज़ोर है, और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के जो लेक्चर बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे एज कंपोजिशन, द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड पीपल। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।